नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराज जुड़ी राजनीतिक खबरों का। खबरें तो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है आज दशहरा की शुभेच्छा आपको देना चाहते हैं। आप आज बहुत अच्छा दिन है। आज जो है शत्रुओं का विनाश का दिन है। और रावण जो है बदनाम तो है ही, हर साल जलता ही है, लेकिन हमारे देश के जो रावण कब जलेंगे ये भी चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले दशहरे की शुभेच्छा। और हमारा आज का विषय है पवार साहब। जी हाँ, शरद पवार जी के बारे में जो कहावत है कि वो किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकते हैं, यानी वो किसी का भी दोस्ती करेंगे, उसका कब विश्वासघात करेंगे पता नहीं। लेकिन अब उनके सामने कौन है विश्वासघात करने के लिए, ये हम देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि पवार साहब के अगला विश्वासघाती जो जिसके साथ वो विश्वासघात करेंगे वो कौन हो, कौन शिकार होने वाला है, कौन शिकार होने वाला है। करेक्ट। सर क्या कहेंगे आप? सर आज रावण तो हर साल जलता है, लेकिन हमारे देश की जो रावण है, जो जलना चाहिए वो नहीं जल पाते हैं। तो आप किसको मानते हैं रावण? आप किसको मानते हैं विश्वासघाती? इसमें क्या है ना कि आज की तारीख में किसी को रावण बोलना ठीक नहीं, क्योंकि रावण जलने से जुड़ा हुआ चीज है। तो हम अगर किसी को रावण बोलेंगे तो हम ऐसा सूचित करेंगे भाई वो मरना चाहिए और जलना भी चाहिए, तो वो करेंगे तो वो आपत्तिजनक विधान होगा करके वो अवॉइड करते हैं, उसमें कुछ नहीं। मगर शरद पवार की दगाबाजी पहले से है। सर, मैं 1975 से उनके साथ काम करता था, मैं और वो मंत्री बना बाद में रामकृष्ण मोरे। वो हम उनके साथ राइटिंग का काम करते, राइटर करके काम करते थे। उनके भाषण लिखना, उनको किताबें पढ़ के उसका सारांश सुनाना, उनकी न्यूज़ जब जाते थे, हमको वो हेलीकॉप्टर से लेके घूमते थे सब जगह। वहाँ पे जो न्यूज़ बनती थी, आपके जैसा कुछ मामला नहीं था, तो वहाँ जाके न्यूज़ के लिए भाषण भी लिखना और बाद में कौन कौन उपस्थित है ये देख के उसका न्यूज़ बनाना, वो भेजना, वो सब काम हम करते थे। तो 78 में मुख्यमंत्री हुए दगाबाजी करके वसंतदादा पवार से, तो तब उनको ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया। तो फिर मैं बोला कि मैं और रामकृष्ण मौर्य ये करते। रामकृष्ण मौर्य ने आमदार की भी स्वीकार की, वो मंत्री भी बन गए। मगर मेरे को वो उद्देश्य नहीं था, तो करके मैं दूर हो गया। मगर तब से मैं जानता हूँ कि उन्होंने कैसे विश्वासघात दगाबाजी की है लोगों से। उसमें ऐसा है कि वसंतदादा पाटिल से उन्होंने जो दगाबाजी की, जिसमें उन्होंने बोला कि माझा पाठीत खंजीर खुपसला। अभी सर, खंजीर और पीठ और खंजीर, ये बात है ना, ये एकनाथ शिंदे वगैरह पे लागू नहीं होती है जी। ये उसके आद्य प्रवर्तक शरद पवार, ये खंजीर का कॉपीराइट जो है जी, उनके पास है, शरद पवार के पास। सर, उस समय मैं उनके साथ भी था और पत्रकार करके अटेंड भी करता था, मीडिया मीट्स सगळे। तो सब मैंने देखा है कि वसंतदादा से मिलके उन्होंने वसंतदादा को बताया, क्योंकि वसंतदादा के क्लोज फ्रेंड भाई सावंत जो मंत्री थे सावंतवाड़ी के, वो मेरे बहुत अच्छे करीबी थे और वसंतदादा के करीब वो थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अंदर जाके शरद पवार ने उनको बताया वसंतदादा पाटिल को कि आप ही हमारे नेता हैं, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। और बाहर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लोगों को ऐसा लगा कि वसंतदादा के साथ अभी पैचअप हो गया है। वसंतदादा भी खुश बैठे थे अंदर, नाम हुआ था, वो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, नाम अनाउंस नहीं, मुख्यमंत्री थे वो। अभी खाली पैचअप हो गया ऐसा शरद पवार बताएंगे, तो उन्होंने बताया नहीं, मैं राजीनामा दे रहा हूं और हम अलग सरकार बनाने जा रहे। वसंतदादा को जब लोगों ने अंदर जाके बताया, बोले हो ही नहीं सकता। अभी तो मुझे बता के गए। ये शरद पवार है। उन्होंने सोनिया गांधी से दगाबाजी की, बिल्कुल उसको फॉरेनर करके इतना बदनाम किया कि जब वो अब्दुल कलाम अपने जो ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, उनके पास गई कि भाई मैं सरकार बनाती हूँ, तो उन्होंने, मेरे ख्याल से अब्दुल कलाम थे उस समय राष्ट्रपति शायद। अच्छा, तो जो भी होगा, उसने सलाह उनको ये दी कि भाई आप मत बनो, क्योंकि ये 99 की समय की बात है, उसके पहले की। तो उन्होंने बोला कि आप मत बनो, क्योंकि अभी देश में शरद पवार ने जो आग लगाई है वो फैल गई है। आप फॉरेनर हैं और किसी विदेशी महिला को भारत का प्रधानमंत्री लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जगह जगह दंगे होंगे। ये आग लगाने वाला शरद पवार, और यही शरद पवार बाद में पूरे दिन में देखो तो इमीडिएटली मंत्रिमंडल में 99 में ही, हाँ, और बाद में तो महाराष्ट्र में भी सत्ता बनाई 3 बार, फिर लगातार, फिर
दगाबाजी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने वाला लेकिन सर अगर कोई है तो यही है। लेकिन सर उन लोग को भी सोचना चाहिए था। मैं उनकी जगह पे होता तो भाड़ में गया, सत्ता भाड़ में गया, तुमने हमारे साथ दगाबाजी किया, हम तुम्हारे साथ सरकार क्यों बनाए? भले कांग्रेस बीजेपी शिवसेना बीजेपी सरकार बनने दो, इतना भी क्या सत्ता की भूखा सर? सर ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि ना आपके पास सत्ता है ना सत्ता पाने का असंभव है। लेकिन जब आपके सामने अगर सत्ता का ये लूणी रखा होगा, मक्खन रखा होगा, फिर आप ये बात करके दिखाना मुझे सर नहीं करेंगे आप। सर इतना बड़ा दागेबाज को तो मैं इतना नहीं सर, छोड़ो बात, ये बात छोड़ो। आदमी आदमी होता है जी, तो ठीक है, मनुष्य भावना है, मनुष्य का ये राजनीति वीकनेस है, ये राजनीति है, लाचारी है, लाचारी है राजनीति की। सर ये बहुत मजबूत दिखने वाले अंदर से बहुत मजबूर होते हैं, मालूम है। तो सोनिया गांधी को दगा उन्होंने दिया। और मैं बताऊं सर, यहाँ पर अगर कांग्रेस जगह बीजेपी होती थी तो कतई नहीं पवार साहब के साथ सरकार बनाती महाराष्ट्र। सर बनाते हाँ बनाए सर, नहीं 2000 वो शरद पवार की वजह से उधर भी दगा दिया उसने। 2019 में एग्जाम्पल है सर। अरे उन्होंने दगा दिया करके नहीं बनी सर। सुनो, भाजपा को भी उन्होंने किस तरह से बारंबार दगा दिया है। हमको आना है लास्ट में किधर दगा देने वाले हैं, मगर कितना दिया है सर। 14 में हाँ, जब भाजपा सरकार बना नहीं पा रही थी और उन्होंने अल्पमत की सरकार बनाई थी, अल्पमत की सरकार बनाई थी और शिवसेना साथ में आने को तैयार नहीं थी। एकनाथ शिंदे विरोधी पक्ष नेता बन गए थे जी। तब वोटिंग के समय राष्ट्रवादी ने उनको सपोर्ट किया, बोले हम फिर से चुनाव नहीं चाहते करके सपोर्ट किया। उनकी सरकार गिरने नहीं दी, बनने दी और शिवसेना को शरणागति पत्र करने के 2 महीना बाद किया। 2 महीना हाँ जी। बाद में वो बोले ठीक है आप शिवसेना से करो, हमको नहीं करना है, क्योंकि वो बोले हमको सेक्युलर ये रखना है, विचारधारा नहीं बिल्कुल, हाँ तो नहीं चाहिए हमको करके नहीं किए। सर ये भी दगाबाजी दोनों से थी। उद्धव को भी सबक सिखाया। उद्धव को बीजेपी के सामने घुटने टेकने पे मजबूर करने वाले भी शरद पवार थे, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया होता तो बीजेपी को शरणागति पत्र करनी पड़ती थी और 14 में ही फडणवीस के बदले उद्धव बन सकते थे। उन्होंने बनने नहीं दिया। ये दगाबाजी है। जो जिसके साथ वो गए उसके साथ दगाबाजी किया। सर अजीत पवार भी बोलते हैं कि मुझे खत्म करने का कारस्थान था उनका, करके मैं निकल आया। नहीं तो मैं अंदर सर कभी कभी गैंग वॉर में ऐसा होता है। एक गैंग लीडर ने बताया था और इंटरव्यू लिया था बाकायदा, मैंने छापा भी था वो। उसने बताया कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मारेगा। हम दोनों में से एक मरेगा तो ही दूसरा जिएगा। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे गैंगस्टर को पुलिस को देके पुलिस से मरवाते हैं। हाँ, इनकाउंटर का पैसा मिलता है ना पुलिस को। सर अपने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मालूम है ना अपने को, इतने आरोपपति है वो। सोर लाखों ने करोड़ों ने उसके आगे अब्जोपति है वो। एक एक इनकाउंटर का सर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लेते हैं वो इनकाउंटर का। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं वो गैंग का आदमी मार देता हूँ इतना दो। भाई व्यापारियों से पैसा कलेक्ट करते हैं कि हमने इसको पकड़ के रखा है, इसका इनकाउंटर करना है। उसने आपके पास 50 लाख मांगे थे, 15 लाख या 20 लाख हमको दो, हम इनकाउंटर करते हैं। और लोग देते थे, इसमें भी मिलता था इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उनका अलग ही है। मगर वो छोड़ो है, मगर ये इनकाउंटर शरद पवार जी का ये जो है सर, शरद पवार जी के खिलाफ गोपीनाथ मुंडे जो बोले हैं, वो बीजेपी अगर फिर से छाप दे या उनके भाषण जो है फिर से मीडिया पे दाखिल करे, या ये तुम्हारा खैरनार था, उसने जो आरोप लगाए थे दाऊद के साथ, बॉम्ब स्फोट के साथ, और उसके लिए सर सबसे बड़ा सबूत क्या होगा मालूम है? सुधाकर राव नाइक जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, मतलब राजकारण का गुनहगारीकरण करने वाला अगर कोई माफिया किंग है, शब्द याद रखो, किसने बोला है? सुधाकर राव नाइक। वो किसका था? कांग्रेस का मुख्यमंत्री था और उसको इन्होंने ही बनाया था समझ के कि ये अपने अंडर रहेगा। मगर उसको इतना तकलीफ दिया और उस समय सब लोग भूल जाते हैं। भाई ठाकुर उसी समय बम ब्लास्ट हुआ था सर 93 का मामला, सो तो और आने वाला था, मैं आपने पहले ही याद दिया सर। उसका भी समझ जोड़ा था मुंडे और इन्होंने। सर भाई ठाकुर का गॉडफादर कौन था? वो कलानी का गॉडफादर कौन था? वो सूर्यराव, आपको याद होगा भिवंडी का, तब तो आपकी ये गोल्डन ये चल रहा था, पीरियड चल रहा था। सूर्यराव किसका था? सर महाराष्ट्र में जितने भी गुंडे, माफिया किंग, गैंगस्टर हुए, उनका आश्रयदाता कौन था?
और सब और ओपनली हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये बोलने वाले उनके ही लोग हैं जी, उनके ही मुख्यमंत्री सुधाकर नाइक ने आरोप किया था और बम ब्लास्ट से तो सबने जोड़ा था उनको। वो छोड़ो बाद में उन्होंने बीजेपी को ये किया और शिवसेना को ये किया, 2 महीने तक बाहर रखा और पांव घिसते हुए शिवसेना की नाक रगड़ते हुए, ये तो शिवसेना को भी दगा था उस समय का। बाद में देखो अभी अजीत दादा पवार को उन्होंने बीजेपी में भेज के फडणवीस के साथ शपथ विधि करवाया उन्होंने। बिल्कुल अजीत पवार बोले हैं कि उन्होंने ही मुझे भेजा था। अब तक जब जब मैं बीजेपी के लोगों से मिलने गया हूं शरद पवार जी से बात करके ही गया हूं। तो अजीत दादा पवार को दगा किसने दिया? जाओ मुख्यमंत्री बनो और बाद में उसको बोले कि नहीं वापिस आ जाओ। 2 दिन की सरकार चला, 2 दिन की सरकार, उनको राष्ट्रपति राजवट हटाना था। बस वो ऐसा खिलाड़ी है, खतरों का खिलाड़ी है कि उसने राष्ट्रपति शासन उठाने के लिए उनको भेजा, मगर ऐसा ये किया कि भाई मुझे पूछे बना गया है, मैं नाराज हूं, फिर घर वाले बीच में आए, उनको मनाया, फिर वो भी आ गए, क्योंकि पवार साहब का ही गेम था। नहीं होता और उप मुख्यमंत्री बनाया, नहीं होता डिप्टी सीएम कैसे बनाते हो? नहीं ना, अगर अपने मंत्रिमंडल में बनाया उन्होंने, तो मतलब अजीत दादा जो भी कर रहे थे। सर अभी भी लोगों को शक है सर, हकीकत की भी शक है कि अजीत दादा पवार डबल गेम कर रहे हैं कि शरद पवार के कहने से ही बीजेपी को खत्म करने के लिए और शिंदे को खत्म करने के लिए वो उनके साथ बैठे हैं। वो 60-70 सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि सब सरदार जो थे अजीत पवार के साथ जो गए बड़े बड़े नेता, वो शरद पवार के तो चमचे काटे थे। शरद पवार के बिना अभी बहुत सारे नाम है, वैसे पाटिल से लेके सब, खाली छगन भुजबल एक है कि जिसकी दुश्मनी फिर शरद पवार ने, उसको तेलगी कांड में फंसाया किसने? शरद पवार जी ने। और वो दिल्ली का कौन सा घोटाला, सदन घोटाला, महाराष्ट्र सदन, उसमें फंसाया किसने? जेल में डलवाया शरद पवार, वो 3 साल तक शरद पवार जी ने ही। जी, तो शरद पवार ही सब जगह खलनायक है। अभी 4 बार मोदी और शाह के साथ उन्होंने बैठक की कि सरकार बनाते हैं। 3 बार करने के बाद चौथी बार वो बोले कि मेरी बेटी खिलाफ है और उसका मन नहीं दुखा सकता, मेरा भवितव्य वही है, अभी आखिरी इच्छा मेरी बेटी है, मेरी करके नहीं कर सकता हूं, और नहीं किए। तो मोदी शाह को भी दगा किसने दिया? और सबने दिया कि नहीं? 4 बार आप बैठे उनके, क्यों बैठे? और बाद में भी यही करते रहे। और अब ऐसा अजीत दादा बोलते हैं कि हम नहीं जाते तो ये जाने वाले थे। ये भी बोला है, अजीत दादा के सब स्टेटमेंट निकालो, एनालिसिस करो। वो बोलते हैं अगर हम नहीं जाते तो ये जाने वाले थे, इसलिए हम गए। ये भी है। और अभी भी बात ऐसी है सर, वो दगा देने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में भी दगा देंगे। और विधानसभा देखो, कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी खत्म करेंगे तो ही कांग्रेस यहाँ पे बड़ी होगी। पृथ्वीराज चौहान उसके प्रतीक हैं। पृथ्वीराज चौहान इतना द्वेष करते हैं शरद पवार जी का, वाह, आप सोचेंगे नहीं। उन्होंने ही इतने हमले किए, राष्ट्रवादी को फंसाया अलग अलग स्कैम्स में, इसमें उनके ऊपर कटले किए, उनके ऊपर चौकसी का ये लगाया कि 8 दिन पहले राष्ट्रवादी ने उनका सपोर्ट निकाल के वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसी राष्ट्रपति राजवट 8 दिन के लिए, मतलब 8 दिन में रुके नहीं सरकार ये करने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान को भी दगा किसने दिया? पवार साहब ने दिया। तो पृथ्वीराज आज भी वो खुन्नस रखे हैं। वो अगर मुख्यमंत्री बने ना बाय चांस कांग्रेस के, तो राष्ट्रवादी खत्म करना ही उनका ध्येय रहेगा। सर इसके आगे अभी क्या होगा बोलता हूं, उनका लास्ट दगा रहेगा शिवसेना उबा ठाकुर, उद्धव ठाकरे। अभी अगला लक्ष्य होगा, नहीं क्यों महाराष्ट्र से उबा ठाकरे खत्म होती है तो राष्ट्रवादी जीएगी। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहेगी, वैसा ही होने वाला है। तो अगला निशाने पर उनके हो गए उद्धव ठाकरे। इसलिए सर अभी रूमर फैल रही है सब जगह कि शायद शरद पवार या उद्धव ठाकरे में से एक कोई चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिला सकता है। तो शायद हो सकता है कि इनकी दगाबाजी देखकर उद्धव ठाकरे ही बोलेंगे कि शरद पवार अपने को दगा देने के बाद कहीं के नहीं रहने के बजाय हम ही हाथ मिलाते हैं। शिंदे को ये डर नहीं है चुनाव में वो जीतेंगे, इसका डर नहीं है। उनको डर है कि शायद उद्धव ठाकरे ही यहाँ पे आके बैठेंगे तो क्या करेंगे, क्या करूंगा मैं। मतलब दगाबाजी का ही सब राजकारण है। कौन किसको दगा देगा इसका भरोसा नहीं। अगर शरद पवार कांग्रेस को भी दगा देंगे
100% और 200% उद्धव को लगा देंगे, ये तय है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो अंदर की जानकारी आपने दी। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह चल रही महाराष्ट्र की राजनीति, और जो अभी तो थोड़ा दिन पहले जो चर्चा थी कि फडणवीस जी जो है मातोश्री गए थे, उद्धव जी से चर्चा किए थे, कहीं ना कहीं ये बात भी सही हो सकती है। चुनाव के बाद सब पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अंदर की जानकारी और भी कुछ रहेगी तो हम लगातार आपकी तरफ पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चर्चा के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।